शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी। लोग बड़े मजे से उनकी बिरयानी नोश फरमाते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया भाईजान। बिरयानी का जायका अच्छा था, इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूं। वैसे भी कब तक मैं तन्हा घर की और पूरे खानदान की जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, आप कब भाईजान का ही निकाह करवाइए। ठीक है, अम्मी आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, आपसे मुझे यही उम्मीद थी भाईजान। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की तलाश ली। सना तालीम याफ्ता थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ माह बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी जान, लेकिन बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ वो तो है। अब उसका तो तब इल्म होगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। खरीदार तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ दुरुस्त चल रहा था। ये अमजद मियाँ तो बैठे बिठाए मेरा कारोबार खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम कम करके 80 रुपए कर दिए। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई खरीदार बस नया जायका चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, लेकिन अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही नोश फरमाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूलना मुमकिन नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते शौकत के खरीदार कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ रोज की बात है। अमजद की दुकान नई है, इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का जायका ले रहे हैं। कुछ रोज बाद मेरे खरीदार लौट आएंगे। शौकत ने खुद को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन कारोबार का नुकसान उसे परेशान कर रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर फिक्र में ही रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल में एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। आहिस्ते आहिस्ते मेरे सारे खरीदार वहीं जा रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो एक रोज मुमकिन है दुकान बंद करने की ही नौबत आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह मालिक है। मुमकिन है ये सिर्फ कुछ ही रोज की बात हो। मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे खानदान को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम कम करने की वजह से खरीदार दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम करके देखें? और कम कैसे कर पाएंगे बेगम? बिरयानी की एक प्लेट बनाने की लागत ही 50 रुपए प्लेट की है और हम 80 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मतलब सिर्फ 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते? बिरयानी में सबसे महंगा चावल है। तकरीबन बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना। अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदले तो? मतलब मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती है। अगर हम मैगी की बिरयानी बनाए तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी? ये पहली मर्तबा सुना है। आजकल अलग चीजें ही फरोख्त होती हैं। एक मर्तबा कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं।
अगले रोज शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस मर्तबा उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ी सी तख्ती भी लगा दी, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी का इल्म है और बिरयानी का भी इल्म है, लेकिन मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई। चल वही नोश फरमाते हैं। हाँ हाँ। मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह वाह, बहुत अच्छी है। ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है। वाह भाई, ऐसा जायका कहीं नहीं चखा। शुक्रिया भाईजान। लोग शौकत की बिरयानी को बेहद पसंद कर रहे थे। उस रोज शौकत की दुकान पर खरीदारों का हुजूम लगने लगा। भाई, मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर आया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस माह शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई थी। महीने के आखिर में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी की तरकीब काम कर गई। दुगनी आमदनी होने लगी है। एक मर्तबा फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी में इजाफा होने लगा। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई। सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल के नीचे की जानिब जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के दरख्त हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें दरिया पार करना होगा। लेकिन अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस जानिब जाएंगे जब दरिया का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबे बांस से ज्यादा पैसे हासिल होंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले रोज से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुँचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। सौदागर इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ, उम्दा बांस पाकर दोनों बेहद खुश थे। वे लोग उन बांसों को अपने गांव ले आए। बहुत खूब, बहुत अरसे बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपये। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बेहद खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से सिर्फ 300 रुपये की कमाई होती थी, आज 500 रुपये की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में ही जाया करेंगे। हाँ हाँ। उस रोज से वो दोनों दरिया पार करके ही बांस लाया करते थे और सौदागर भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले। भाई, अम्मी ने फरमाया है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल कब्ल बाजार चलते हैं, फिर वहां से दरिया पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुँचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है। मैं भी आऊंगा नोश फरमाने। हाँ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब दरिया पार चलते हैं। बांस काटकर फरोख्त भी तो करना है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगल की जानिब बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने दरिया पार किया और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन यकायक बारिश शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, दरिया में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये आखिरी बांस काट लेते हैं। हाँ। बारिश और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके दरिया की जानिब बढ़ने लगे। लेकिन दरिया में तूफान था। दरिया में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त,
इतने उफान में दरिया पार करना वाजिब नहीं होगा। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस जानिब जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की जानिब गए। गुफा में कब्ल ही कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो है ही हमारे पास, लेकिन हम बनाएंगे कैसे? हमारे पास बर्तन तो है नहीं। तभी आसिफ का तवज्जो बांस की जानिब गया। हमारे पास बांस तो है, बांस के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बांस बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बांस में बिरयानी भी बनती है, लेकिन हमारे पास गोश्त कहाँ है? गोश्त नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। लेकिन कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे और उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बांस में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बांस के एक जानिब दरख्त के पत्तों को भरकर बांस को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बांस बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बांस आग में अच्छे से सिकने लगा और जब बांस पूरी तरह से जल गया तो बहुत ही मीठी मीठी खुशबू गुफा में फैल गई। मालूम होता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बांस बाहर निकाला और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बांस थोड़े ठंडे हुए तो बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत खूब लग रहा है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मुतमईन हो गए और फिर दोनों बड़े मजे से बांस बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बांस बिरयानी बनाता है ना कि क्या बताऊं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी फरोख्त करनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। वाकई। हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। जब बारिश रुकी, दरिया का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए। लेकिन आज उन्होंने बांस फरोख्त नहीं किए। अगले रोज आसिफ और सुनील ने गांव के चौराहे पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले हैरत में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या फरोख्त कर रहे हैं। अरे बेटा, ये क्या है? ये बांस बिरयानी है चाचा, पनीर की। बांस बिरयानी? जरा हमें भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली मर्तबा बांस बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या खूब जायका है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बांस बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। खरीदार कतार में खड़े रहकर बांस बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बांस बिरयानी फरोख्त करना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग बांस बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया और दोनों अमीर बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस रोज वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस रोज बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बांस बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब कब्ल ही लिखा हुआ था। ऊपर वाला कब्ल ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल,
बांस बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला। परेशानियों से ही नए रास्ते हासिल होते हैं और ना जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। अब्दुल मियाँ के इंतकाल के बाद उनके तीनों बच्चे यतीम हो गए। अब उनके सर पर वालिद का साया नहीं था। अब क्या होगा, कैसे हमारा घर चलेगा? दो जवान बेटियों की शादी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। लेकिन तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोल ले? लेकिन उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की फिक्र मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और बस एक बार सब ठीक हो जाए तो तुम तीनों इसे मिलकर छुड़ा लेना। लेकिन अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। जेवर का क्या है, वो तो वापस मिल ही जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के जेवर ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है! हमने कभी इतनी लजीज बिरयानी नहीं खाई। हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है। हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दे दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। एक माह बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस माह का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आती है। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया। अम्मी, अगले माह ही आपके जेवर छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का खानदान बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली मर्तबा उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहनों ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की इत्तिहाद की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ माह में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही जायका है, ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है। भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के जायके की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें दावत के केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक दावत है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल, मिलेगी ना। लेकिन वही जायका चाहिए जैसा हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा। आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर निकाह था, लेकिन किसी वजह से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो। कम से कम कादरी साहब को दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, लेकिन उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ है? वो तो घर गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों कहा। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था, तो उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन किसी वजह से उनके घर का निकाह टूट गया, तो बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम वो बिरयानी बेच देंगे, लेकिन आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो।
ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी कमा सकते थे ना आपा। हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए, और उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी गुफ्तगू बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से मुत्ताफिक नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा, उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ माह बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बिक जाएगा। हाँ हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वही बिरयानी बेची और वो दोनों बेहद खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से बेखबर थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर के प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो जायका नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाईजान? हम तो हमेशा से वैसे ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझ आने लगी और उन्हें वो जायका पसंद नहीं आ रहा था। यकायक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। यकायक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं, और फिर अगले दिन शिफा को एक तरकीब सूझी। शिफा ने एक तख्ती लिखवाई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी, हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक हम सबको मुफ्त में बिरयानी खिलाएंगे। ये तख्ती शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने तख्ती पढ़ी और वो मुफ्त की बिरयानी खाने होटल आ गए, और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का जायका पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको 1 हफ्ते मुफ्त की बिरयानी खिलानी पड़ी, लेकिन उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी। मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का एक भिखारी रहता था। जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। अब्बा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे वालिद साहब, मतलब तुम्हारे दादा, एक दौलतमंद शख्स थे। उन्हें एक मर्तबा जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकालना मुमकिन था। अब्बू जान जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले शहर में सारे पनीर फरोख्त किया करते थे। पनीर फरोख्त कर मेरे वालिद काफी दौलतमंद हो गए। लेकिन फिर एक रोज गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के मुताल्लिक खबर हो गई। भूपेंद्र, मुझे खबर मिली है कि तुझे जंगल में कोई पनीर घर मिला है। जी मुखिया जी, मिला है, और उसी से मुझे इतनी दौलत हासिल हुई है।
अब दौलत के मामले में मैं कुछ ही रोज में आपको पीछे छोड़ दूंगा। पूरे जिले में जितनी भी डेयरियां हैं उन सबको मैं ही पनीर की सुपुर्दगी करता हूँ। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे कब्ल मेरा हक है। तुमने मुझे बताए बगैर जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने अब्बू जान से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि अब्बू जान गांव के आसपास मंडराते रहे और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। अब्बू जान, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर की कोई खबर नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी रोज जग्गू के खानदान की बहुत बुरी हालत हो जाती। अब्बू जान, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 रोज से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस रोज जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया? दफा हो जा यहाँ से, वरना अभी अपने मुलाजिमों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेहरबानी समझ। इससे कब्ल की मुखिया अपने मुलाजिमों को भेजता, जग्गू सड़क पर एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला लगाकर अपने मुलाजिमों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में दाखिल हो गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस रोज जग्गू के खानदान का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे तो एकाएक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे खौफ के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके मुलाजिम डंडे लेकर खड़े थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देखकर आ रहा हूं। मुलाजिमों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों मुलाजिम जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने वालिद को इस तरह पिटते हुए देख न पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के मुलाजिमों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! अब्बू जान, जल्दी भागिए! तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की जानिब भागे। मुखिया के दोनों मुलाजिम उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहां तक भागेगा? तुझे और तेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुखिया के दोनों मुलाजिम जख्मी शेरों की मानिंद जग्गू पर और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस आफत में फंस गए अब्बा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे अब नहीं बच पाएंगे। तभी एकाएक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर नजर आया। तीनों लोग पनीर के घर में दाखिल हुए। इससे कब्ल की मुखिया के मुलाजिम पनीर घर तक पहुंचते पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का खुशामदीद। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पनीर घर हो जो मेरे वालिद साहब को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे वालिद को मना किया था मेरे जरिए कमाई गई दौलत का दिखावा न करना। अगर मेरे मुतालिक किसी को कुछ मालूम हो गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे वालिद माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे मुतालिक खबर हो गई और तब मुझे गायब होना पड़ा।
तुम वही गलती ना करना जो तुम्हारे वालिद ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करूंगा और तुम्हारे मुतालिक किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बताए बगैर किसी को तुम्हारे मुतालिक इल्म हो गया तो क्या होगा? तुम इसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे कबल जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत जायकेदार है अब्बूजान। मालूम होता है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर फरोख्त करने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही फरोख्त करेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों खुद को जख्मी कराकर चले आए और कह रहे हो कि वो तीनों यकायक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने मुलाजिमों को जंगल के बाहर चौकीदारी पर लगा दिया। मुखिया के मुलाजिमों ने देखा कि जग्गू, राजू, मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में फरोख्त करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछले मर्तबा तो वो पनीर घर नामालूम कहाँ गायब हो गया था। इस मर्तबा मुझे वो हर सूरत में चाहिए। अगले रोज जैसे ही जग्गू का खानदान जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खुद की शिनाख्त नहीं कर पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। मालूम होता है तू मेरे साथ होशियारी दिखा रहा है। मुलाजिमों, इसके बच्चे को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ न करिएगा। मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर तक लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। मुलाजिमों, इन सबको दरख्त से बांध दो। हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके मुलाजिम पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ, कोई मेरी हिफाजत करो। मेरी सांस रुक गई, मेरा दम घुट रहा है। कब्ल जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के खानदान को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी नहीं तलाशोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी शख्स को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके मुलाजिमों ने जग्गू, राजू और मिनू को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए। सुनीता सुबह सुबह अपनी सब्जी का ठेला लेकर मोहल्ले में घूम रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। सुनीता की आवाज सुनकर कुछ घरों से औरतें निकलकर उसकी सब्जी खरीदने आती हैं। वाह सुनीता, आज की सब्जी तो बहुत ताजी लग रही है। मैडम, सुनीता की सब्जियां तो हमेशा ही ताजी रहती हैं। सुनीता, टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो मैडम। अरे सुनीता, हमें लूट तो मत। महंगाई के जमाने में मेरी खुद की हालत खराब है। मुझे बहुत कम पैसा बचता है, तो मैं आपसे कैसे लूट सकती हूँ। सुनीता, तेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन हुआ जिसके लिए तू बेहद परेशान थी? जी मैडम, अभी तो मैंने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया है। वो मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। चलो फिर तो बढ़िया है। तुम अपनी बेटी को खूब पढ़ाना, उसे अपनी तरह सब्जी बेचने मत लगा देना। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुनीता सब्जी बेचकर वहाँ से ठेला लेकर अपने घर चली जाती है। रास्ते में बहुत बारिश होती है। जब वो घर पहुँचती है कि बेटी पूर्वी उसका इंतजार कर रही होती है। तुम आ गई अम्मी। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरी
मेरी स्कूल टीचर ने 3 दिन की छुट्टी दी है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। उन्होंने ऐसा कहा, मैंने तो आज ही अपनी सब्जियों का स्टॉक नया कर लिया है। अगर तूफान आ जाएगा तब तो सब्जियां खराब हो जाएंगी। हे मालिक, ऐसा ना हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। उसके बाद सुनीता और पूर्वी खाना खाते हैं और पूर्वी सुनीता की गोद में सो जाती है और सुनीता अपने शौहर को याद करती है। आज अगर वो जिंदा होते तो पूर्वी के लिए भी कितना अच्छा होता। मैं अपनी परेशानियां उनसे बांट पाती। मालिक न जाने ऐसा क्यों करते हैं। हे मालिक, कल तूफान ना आए और मेरी सब्जियां खराब ना हो, वरना मैं तो तबाह हो जाऊंगी। रात को बहुत भयंकर तूफान आता है, बारिश हो रही है और बर्फबारी भी होती है। सुनीता उठकर देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकती है। वो बस ऊपर वाले से यही गुजारिश करती है कि ये तूफान जल्दी ही थम जाए। मगर पूरे दिन ऐसे ही बारिश होती है और अगले दिन भी वैसे ही बारिश होती है और ऐसे ही 3 दिनों तक बारिश होती रहती है। सुनीता की सब्जी पूरी तरह से खराब हो जाती है, मगर सुनीता के पास उसे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 3 दिनों से खतरनाक बारिश होती है। तीसरे दिन जब बारिश थम जाती है तो सुनीता अपने ठेले के पास जाकर सब्जी देखती है। सब्जी बुरी तरह खराब हो जाती है। हे मालिक, हमारी मदद करो। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम बचे हैं। इसमें तो घर का खाना पीना भी बस 1 हफ्ते का ही हो पाएगा और अब मैं नई सब्जियां कैसे खरीदूंगी? सुनीता अपनी परेशानी पूर्वी के सामने जाहिर नहीं करती। पूर्वी को स्कूल छोड़ते हुए सुनीता बाजार चली जाती है। वहाँ वो भगवान के मंदिर जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक औरत एक बड़े से बोरे में नारियल लेकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वो औरत बहुत परेशान हाल में है। इस तूफान में आपका भी कुछ नुकसान हो गया क्या? आप कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? अयो, मेरा नाम चिन्नम्मा है। ये जो तूफान हुई उसमें मेरा हस्बैंड की मौत हो गई। हमारा नारियल पानी का बिजनेस था। तूफान की वजह से बहुत सारे नारियल पानी भी गिर गए। अब मैं उन सब को लेकर यहाँ बेचने आई हूँ, पर वो बिक ही नहीं रहे, इसलिए मैं मालिक से मदद की दुआ कर रही हूँ। इसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता दोनों साथ में बाजार जाती हैं। सुनीता को बहुत तेज भूख लगी है। वो देखती है कि सामने मैगी बिक रही है। चिन्नम्मा और सुनीता देखती हैं कि वहाँ अलग अलग तरह की मैगी की लिस्ट टंगी है। एक ही मैगी कितने तरह से बेचते हैं और इनके दुकान में कितनी भीड़ लगी हुई है। अयो, मुझे तो इनकी मैगी भी अच्छी नहीं लगती। हमारे यहाँ कोकोनट वाले टेस्ट की मैगी मिलती है। ऐसी मैगी यहाँ कहीं नहीं मिलती जी। ये बात सुनीता को बहुत अच्छी लगती है। वो चिन्नम्मा का नंबर ले लेती है। उस दिन दोनों अपने अपने घर जाती हैं। दोनों ही परेशान हैं, क्योंकि दोनों बेसहारा हैं और तूफान ने उन दोनों का ही बहुत नुकसान किया था। चिन्नम्मा के शौहर भी कुछ वक्त पहले गुजर चुके होते हैं। चिन्नम्मा एक ठेले पर नारियल पानी बेचती है। उधर सुनीता का इकलौता सहारा पूर्वी होती है। उसको फिक्र होती है कि अगर वो पैसे नहीं कमाएगी तो पूर्वी की फीस कैसे भरेगी और उसे अच्छे से कैसे पढ़ाएगी। सुनीता की गोद में पूर्वी सो रही होती है। तभी सुनीता को एक तरकीब सूझती है। वो चिन्नम्मा को फोन लगाती है और अगले दिन मिलने को बोलती है। अगले दिन चिन्नम्मा और सुनीता मिलती हैं। चिन्नम्मा, क्या तुम्हें तुम्हारे नारियल के कोई खरीदार मिले? नहीं जी, मुझे तो कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। न जाने मैं क्या करूँगी। मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं, जिससे तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। और अगर ये काम चल गया तो हम दोनों मिलकर खूब पैसे भी कमा सकते हैं। आपका आइडिया क्या है जी? क्यों ना हम एक ऐसी मैगी बनाएं जो आज तक यहाँ किसी ने न खाई हो। हम उस मैगी को साउथ इंडियन स्टाइल से बनाएंगे। उसे हम नारियल पानी में बनाएंगे और जो खाली नारियल बचेगा उसी में सर्व करेंगे। बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। मेरे पास कुछ बचे हुए पैसे हैं और तुम अपने नारियल दे देना। अगर ये तरकीब काम कर गई तो हम दोनों की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी।
हाँ, रिस्क तो बहुत है जी, पर मेरे नारियल ऐसे भी खराब ही हो जाएंगे जी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। सुनीता बचे खुचे पैसों से खूब सारी मैगी खरीदती है और फिर वो दोनों मिलकर एक छोटा सा स्टॉल लगा लेती हैं, जिस पर नारियल मैगी वाली लिखा होता है। वहाँ के लोगों ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। लोगों में इस बात की उत्सुकता होती है कि आखिर ये क्या चीज है। शुरू में उनकी दुकान पर 1-2 लोग आते हैं। उनका खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसी डिश आज तक उन लोगों ने कभी नहीं खाई थी। वाह, ये तो बहुत अलग है। इन्होंने नारियल पानी में ही मैगी बनाई और नारियल में ही खिला रही हैं। ये तो बहुत उम्दा तरकीब है। वाह। सुनीता और चिन्नम्मा के इस तरकीब से उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। धीरे धीरे उनकी मैगी पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और उन दोनों की अच्छी कमाई होती है। सुनीता को इस बात की खुशी होती है कि उसका ये रिस्क उठाना कामयाब हो गया। वो अब अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ा पाती है। उसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता एक दूसरे का सहारा बनती हैं और वो दोनों बहुत कामयाब होती हैं। एक दिन ऐसे ही पूर्वी जब सुनीता की गोद में सो रही होती है, तब सुनीता सोचती है कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर वो तूफान नहीं आता तो वो जिंदगी भर सिर्फ सब्जी ही बेचती रहती और कुछ नया नहीं कर पाती। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में सारी मुसीबतों का सामना करना चाहिए और किसी भी चीज के लिए अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए।